लॉजिकल कनेक्टिव्स में इफ एंड ओनली इफ देन ये सारे हमने देख लिए अभी। P implies Q, इसके अंदर तीन तरह के स्टेटमेंट आ सकते हैं P implies Q में। एक तो होगा कन्वर्स स्टेटमेंट, एक हो जाएगा इनवर्स, एक हो जाएगा कॉन्ट्रापोजिटिव। कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव, ठीक है। कन्वर्स P implies Q का कन्वर्स हो जाएगा Q implies P। इनवर्स हो जाएगा नेगेशन P implies नेगेशन Q, नेगेशन P implies नेगेशन Q, और लास्ट में कॉन्ट्रापोजिटिव हो जाएगा नेगेशन Q implies नेगेशन P, ठीक है। तीन तरह के स्टेटमेंट रहेंगे लॉजिकल स्टेटमेंट्स, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव, ठीक है। ये याद रखना है तुम लोगों को। ऐसे लिखा जाएगा, एक स्टेटमेंट दिया जाएगा इफ दिस देन दिस, ठीक है। वो बोलेगा इस स्टेटमेंट का कन्वर्स स्टेटमेंट कौन सा हो सकता है, तो जो देन के बाद वाला है वो इफ के आगे आ जाएगा, जो इफ के बाद वाला है वो देन के पीछे चला जाएगा। जिस भी स्टेटमेंट के लिए ये होगा वो उसका कन्वर्स हो सकता है। अब ये तुम्हें जैसे मैंने बताया, अभी मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था योगेश इज अ डॉक्टर, इफ योगेश इज अ डॉक्टर देन ही इज हार्ड वर्किंग, ऐसा स्टेटमेंट लिखा था। और फिर मैंने उसका लॉजिकली इक्विवेलेंट एक और स्टेटमेंट लिखा था जहां पे हमने नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट क्यू और पी करके दिया था। तो इसमें मिक्स कर सकते हैं हम प्रॉब्लम्स को, ऐसे कर दिया जाएगा जैसे वो बोल देगा, जैसे यही क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इफ योगेश इज अ डॉक्टर देन ही इज हार्ड वर्किंग, ठीक है। जैसे ये स्टेटमेंट है तुम्हारा, इफ योगेश इज अ डॉक्टर देन ही इज हार्ड वर्किंग, तो हमने इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट देखा था नॉट क्यू और पी, ये वाला देखा था, यही आया था इसका P implies Q का। नोटबुक में देखो क्या लिखा था इसका, नॉट क्यू और पी था, नॉट क्यू और पी करके लिखा था। तो नॉट क्यू क्या बन गया था, नॉट ऑफ नॉट क्यू, क्यू ये वाला स्टेटमेंट था, उसमें पी ये वाला लिया था, क्यू ये वाला, नॉट पी और क्यू था, योगेश इज नॉट अ डॉक्टर और ही इज हार्ड वर्किंग। तो जैसे अगर मैं इसका कन्वर्स स्टेटमेंट लिखूं, पहले इसका कन्वर्स क्या होगा, अगर ये वाला योगेश इज अ डॉक्टर को हम पी बोल रहे हैं, हार्ड वर्किंग पर्सन को हम क्यू बोल रहे हैं, तो ये P implies Q दिया हुआ हमें, फिर इसका कन्वर्स क्या बन जाएगा, Q implies P। तो इफ ही इज हार्ड वर्किंग देन ही इज अ डॉक्टर, देन योगेश इज अ डॉक्टर, या इफ योगेश इज हार्ड वर्किंग देन ही इज अ डॉक्टर, एक ही बात है। तो अब इसी स्टेटमेंट को वो क्या कर सकते हैं, फिर लॉजिकली इक्विवेलेंट, इसी का लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, इफ ही इज नॉट योगेश इज नॉट हार्ड वर्किंग नॉर ही इज अ डॉक्टर, ऐसे बन जाएगा स्टेटमेंट। इसको हमें करना है नॉट, पहले तो इसका नॉट लेना है, इसका नॉट क्या हो जाएगा, इफ तो नहीं आएगा, इफ अब हट गया, इफ देन हट चुका है। योगेश इज नॉट हार्ड वर्किंग, योगेश इज नॉट हार्ड वर्किंग, नॉर नहीं लगा सकते, नॉर ही इज अ डॉक्टर लग गया तो फिर डॉक्टर भी नहीं है, तो वो तो देन भी नहीं। सो तो इम्प्लाइज कर गया, और योगेश इज नॉट हार्ड वर्किंग ये तो हो गया इसका नेगेशन,
अब हमें चाहिए बीच में और कनेक्टिव चाहिए, और के लिए मतलब सूटेबल यहाँ पे कोई वर्ड यूज करना पड़ेगा जो सूटेबली बोले कि ये और ही इज अ डॉक्टर, योगेश इज नॉट हार्ड वर्किंग और ही इज अ डॉक्टर। अब ये स्टेटमेंट सुनने में सही नहीं है, पेपर में जब भी आएगा तो वो और की जगह पर एक सूटेबल वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एंड की जगह पर येट स्टिल यूज किया जा सकता है, ठीक है, येट स्टिल ही इज, जैसे ऐसे बोल दिया जाएगा कि ही इज नॉट हार्ड वर्किंग येट स्टिल ही इज अ डॉक्टर, तो वो एंड की जगह पे ये वर्ड यूज हो सकता है। तो उसी तरह और की जगह पर एक सूटेबल कनेक्टिव होगा बट वो इंप्लाई और कोई कर रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे कनेक्टिव वर्ड यूज किए जा सकते हैं, बट अपने को पता है यहाँ पे एक और का इक्विवेलेंट वर्ड यूज होगा और उसके साथ में वो लिख देगा ही इज अ डॉक्टर, क्योंकि ये स्टेटमेंट तो एज इट इज रहेगा, ये वाला स्टेटमेंट एज इट इज रहेगा, इसका नेगेशन आ जाएगा। क्लियर है? तो अब अगर मुझे बोला जाए ओरिजिनल स्टेटमेंट ये दिया जाएगा पेपर में, इफ योगेश इज अ डॉक्टर देन ही इज हार्ड वर्किंग, फिर वो बोलेगा कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट कैन बी, क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट कैन बी। तो ऑप्शंस में अगर मुझे कहीं पे ये दिखेगा तो ये आंसर हो जाएगा, समझ गए? तो वह इस तरह से मूव करवा सकते हैं क्वेश्चन में, बट तुम किसी भी केस में क्या करना, ट्रुथ टेबल से ही करना इसको। तो अगर तुम्हें पता है लॉजिकल कनेक्टिव और है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट है, और तुम्हें पता है कन्वर्स का मीनिंग होता है पी इंप्लाइज क्यू का कन्वर्स, क्यू इंप्लाइज पी होता है, तुम्हारे पास पी का टेबल होगा, ट्रू क्यू का टेबल होगा, तो पी इंप्लाइज क्यू का, क्यू इंप्लाइज पी का निकाल सकते हो डायरेक्टली टेबल, क्यू इंप्लाइज पी का टेबल, और जिस भी स्टेटमेंट का टेबल मैच करेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ आ गया ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे करते हैं? कौन सा सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्यू इंप्लाइज पी है? तो ये तो मैंने लिखा है, नीचे वाला नॉर इक्विवेलेंट लिखवाया ना, जैसे हमने पी इंप्लाइज क्यू का इक्विवेलेंट लिखवाया था नॉर पी और क्यू। मैंने बोला था कभी लास्ट में पॉइंट जो लिखवाया था कि ऐसा लिखा हो फिर तुम्हारे को दिखे योगेश इज नॉट अ डॉक्टर और ही इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, तो वो दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। ट्रुथ टेबल से हमें ये पता चलता है, इंग्लिश देख के नहीं पता चलता इनकी। तो इसी तरह से अगर मुझे ओरिजिनली ये स्टेटमेंट दिया गया प्रॉब्लम में, वो बोलेगा कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट कैन बी। अब कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट कैन बी में इसका कन्वर्स डायरेक्टली पी ये है इफ पी देन क्यू, तो कन्वर्स में क्या होता है, जो देन के आगे होता है वो इफ में आ जाता है, जो इफ के आगे होता है वो देन में चला जाता है। तो इफ ही इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन देन योगेश इज अ डॉक्टर, पहले तो ये कन्वर्स हुआ, फिर अब हम कन्वर्स का इक्विवेलेंट इफ देन से निकाल रहे हैं। पी इंप्लाइज क्यू का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होता है नॉर पी और क्यू, तो हम वहां से इसको लिख रहे हैं, तो ये लिखा है, तो ये भी कन्वर्स है, ये भी कन्वर्स है, दोनों ट्रू है, ऐसे भी बोला जा सकता है। अभी हम और भी देखते हैं इस हाँ, अरे ये कन्वर्स स्टेटमेंट के लिए कर रहे हैं हम, ये क्यू इंप्लाइज पी चल रहा है, अब ये कन्वर्स के लिए बता रहा हूँ। जब मान लो क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, तुम्हारे को ये स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, पेपर में ये लिखा होगा गिवन स्टेटमेंट इज योगेश इज इफ योगेश इज अ डॉक्टर देन ही इज हार्ड वर्किंग पर्सन, फाइंड द कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट, या लॉजिकली फाइंड लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। वो क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा फाइंड लॉजिकली इक्विवेलेंट कन्वर्स स्टेटमेंट क्या हो सकता है इसका। तो कन्वर्स हमें पता है इफ पी देन क्यू, अगर ये ओरिजिनल स्टेटमेंट है तो कन्वर्स क्या हो जाएगा इसका, इफ क्यू देन पी। इसका कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होगा, इफ क्यू देन पी। तो पहले हमने कन्वर्स लिया और फिर हमें पता है इम्प्लीकेशन की प्रॉपर्टी है कि पी इंप्लाइज क्यू को नॉर पी और क्यू भी लिखा जा सकता है, तो हमने उसी तरह क्यू इंप्लाइज पी को नॉर पी और क्यू करके बताया कि अगर इसकी बजाय ये स्टेटमेंट लिखा है तो भी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये समझ गए? इसमें आपने बोला ना कि Q implies P का इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। हाँ, अगर P implies Q का इक्विवेलेंट निकालें और उसका नेगेशन करते हैं, उसका नेगेशन क्यों तो करोगे? मतलब अगर P implies Q है उसको अपन नॉट P और Q लिख सकते हैं। P हाँ, हाँ। implies Q है और इस Q implies P को नॉट Q और Q लिख सकते हैं। P implies Q है ना, उस नॉट P और Q हो जाएगा। P implies Q का अगर नेगेशन लोगे तो देखो P है क्या, हमें पता है P implies Q है क्या है, नॉट P और Q, हाँ, उसका तुम नेगेशन लोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, P एंड नॉर Q, एंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब तुम इसका नेगेशन लोगे तो P एंड नॉट Q हो जाएगा। अभी हम देखेंगे किसके बराबर आ रही है, तीनों आपस में एक रिलेशन होल्ड करेंगे, अभी अपन देख लेंगे। ये और ये इक्विवेलेंट है, अभी कॉन्ट्रापोजिटिव एंड कन्वर्स आर सेम।
वो भी हम देखते हैं, ट्रुथ टेबल से ही पता चल जाएगा, सब चीज़ें ट्रुथ टेबल से ही करनी है। ठीक है, हम यहाँ अपना दिमाग नहीं चलाएंगे कि पहले ये इसका कन्वर्स लिया, ये बना, फिर ये बना, 2-4 स्टेटमेंट मर्ज कर दिए तो फिर ट्रुथ टेबल से ही होगा ये। क्लियर है? तो अभी अपन देख लेते हैं। और ये अगर ये है इंग्लिश वाला साइड इसका, अगर तुम ये आइडेंटिफाई कर पाओ तो ये डायरेक्टली कर सकते हो। अगर तुम पेपर में ये आइडेंटिफाई कर पाओ ये सारी चीज़ें कि पहले उसने ये किया था, फिर उसने डायरेक्टली क्या किया, इसका कन्वर्स लिख के और इसके साथ लगा दिया। अब ये तभी हो पाएगा जब तुम्हारा वेन डायग्राम बहुत ज़्यादा सॉलिड हो, मतलब तुम ये बेसिकली ये समझ पाओ, P इम्प्लाइज Q को पहले Q इम्प्लाइज P लिखा और फिर नॉर Q और P लिख दिया इसको। ठीक है, तो ये इंग्लिश वाली साइड से सॉल्व हो रहा है, ये यहाँ वेन डायग्राम की हेल्प नहीं हो रही। अब जो एक्चुअल में टेबल से करेंगे वो टेबल से ऐसे हो जाएगा, सेम स्टेटमेंट रहेगा, इफ योगेश इज अ डॉक्टर, बार बार वही स्टेटमेंट चला रहा हूँ तो एक ही स्टेटमेंट में समझ आ जाएगा, देन ही इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन। तो P स्टेटमेंट है, इफ योगेश इज अ डॉक्टर, Q है हमारा ही इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन। तो अगर मैं बनाऊं पहले कन्वर्स स्टेटमेंट की टेबल, ये हमारा P, ये Q का कॉलम, तो P का कॉलम में वही TTFF और यहाँ पे TF ऐसे लिख देना है तुमको। अब P इम्प्लाइज Q की टेबल बनाओगे तो वो क्या आ जाएगी, P इम्प्लाइज Q। तो जब ये ट्रू है, ये ट्रू है तो हमारा कंडीशन ट्रू, ये ट्रू हो जाए फॉल्स हो जाए तो फॉल्स, बाकी दोनों केसेस में ट्रू। उसी तरह से Q इम्प्लाइज P की बन सकती है। Q इम्प्लाइज P की टेबल में Q जब ट्रू होता है और ये फॉल्स हो जाता है तभी फॉल्स होगा। Q इम्प्लाइज P में जब Q ट्रू हो P फॉल्स हो जाए तब फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट, बाकी सभी केसेस में ट्रू रहेगा। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाऊं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है, नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। तो Q की टेबल है हमारे पास में, P की टेबल है, तो Q के नेगेशन वाली टेबल भी बन सकती है। अब ये तुम अगर ओरली कर सकते हो तो ठीक, नहीं तो टेबल बना के कर लेना तो गलती नहीं होगी। नेगेशन Q वाली टेबल, इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा FT और नेगेशन P वाली FFTT। अब हमें चाहिए नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P, नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। ये फॉल्स तभी होगा जब Q ट्रू हो और पीछे वाला फॉल्स हो जाए। जब Q फॉल्स है तो ये हमेशा ट्रू है, यह समझ में आना नहीं है। तो जब Q ट्रू है और ये फॉल्स है तभी ये फॉल्स होता है। तो नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P जब ड्रॉ करोगे तो ये ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स ट्रू ट्रू। तो अब तुम देख सकते हो कि Q इम्प्लाइज P किसकी टेबल बन रही है, इसे P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P, ये सेम बन रही है। ये किससे सेम बन रही है, P इम्प्लाइज Q और नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। तो यहाँ पे हमारे पास में ओरिजिनल स्टेटमेंट और कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट ये दोनों इक्विवेलेंट आ रहे हैं, समझ गए। तो कन्वर्स नहीं आ रहा है, ओरिजिनल स्टेटमेंट कॉन्ट्रा पॉजिटिव से इक्वल आ रहा है। तो जो गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, जो गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट है अगर तुम्हारे को उसी का कोई और इक्विवेलेंट स्टेटमेंट जैसे उसने लिख के दे दिया प्रॉब्लम में तो वही कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाएगा उसका, समझ गए। तो जैसे यहाँ पे अगर मुझे योगेश इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, इफ योगेश इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन देन, सॉरी अपना ओरिजिनल वाला था, इफ योगेश इज अ डॉक्टर देन ही इज हार्ड वर्किंग पर्सन। तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाना हो तो वो क्या हो जाएगा, हाँ, इफ ही इज नॉट हार्ड वर्किंग पर्सन देन ही इज नॉट अ डॉक्टर। ओरिजिनल स्टेटमेंट है इफ योगेश इज अ डॉक्टर देन ही इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, तो उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाएगा इफ ही इज नॉट अ हार्ड वर्किंग पर्सन देन ही इज नॉट अ डॉक्टर, समझ गए। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव और ओरिजिनल मैथमेटिकल स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे, वो ट्रुथ टेबल से पता चल रहा है, समझ गए। ये दोनों स्टेटमेंट लॉजिकली बराबर होंगे, ये ट्रुथ टेबल से पता चल रहा है हमें। क्लियर है ये, इसको नोट कर लो। उसके बाद कन्वर्स इन्वर्स की टेबल देखो, कन्वर्स और इन्वर्स की टेबल क्या वो सेम आ रही है,
कन्वर्स इक्विवेलेंट नहीं है, ओरिजिनल मैथमेटिकल स्टेटमेंट और कॉन्ट्रापोजिटिव मैथमेटिकल स्टेटमेंट इक्वल आए हमारे पास, एमएस और कॉन्ट्रापोजिटिव इक्वल आ रहे हैं, ओरिजिनल मैथमेटिकल स्टेटमेंट और उसका कॉन्ट्रापोजिटिव वो इक्वल आ रहा है, तो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है तो हम उसको भी क्लिक मतलब करेक्ट मानेंगे। अगर मान लो इसने क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड आउट द इक्विवेलेंट लॉजिकल स्टेटमेंट, तो उसका कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट है वो भी ट्रू माना जाएगा, ठीक है। कन्वर्स इनवर्स की टेबल सेम आनी चाहिए, इसमें दो की टेबल सेम आती है आपस में। कन्वर्स की टेबल ड्रॉ करो, इनवर्स की टेबल ड्रॉ करो, देखो वो सेम आनी चाहिए। सेम आ रही है, तो ये पॉइंट्स याद रखना। ओरिजिनल स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q है तो उसका कन्वर्स Q इम्प्लाइज P, इनवर्स नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q, और कॉन्ट्रापोजिटिव नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P होगा, ठीक है। और मुझे लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट भी बताना, कन्वर्स और इनवर्स का क्या बनेगा। मतलब योगेश, इफ योगेश इज अ डॉक्टर देन इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, इसका कन्वर्स स्टेटमेंट इनवर्स स्टेटमेंट क्या आएगा, और फिर इनवर्स इफ इज नॉट अ डॉक्टर देन ही इज नॉट हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो ये सारे इक्विवेलेंट बनेंगे। यहाँ पे अगर तुम Q इम्प्लाइज P हम ऑलरेडी बना चुके हैं, Q इम्प्लाइज P की ये टेबल है हमारे पास में, और लास्ट बच रही है नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q। तो नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q, अगेन ये तभी फॉल्स होगी जब नेगेशन P ट्रू हो और नेगेशन Q फॉल्स हो जाए। P का ट्रू, मतलब यहाँ पे नेगेशन P को ट्रू करना है, ठीक है। तुम्हें याद रखना नेगेशन P अपने आप में एक स्टेटमेंट है, ये मत करे कि आ जाना P ट्रू कर दिया और Q फॉल्स कर दिया इसमें। तो नेगेशन P कब ट्रू है, तो नेगेशन P यहाँ पे ट्रू है और इसके साथ में यहाँ फॉल्स आ रहा है, तो ये तभी फॉल्स होगा जब नेगेशन P ट्रू हो रहा हो और अगला वाला स्टेटमेंट नेगेशन Q जो हो वो फॉल्स हो जाए। तो यहाँ पे फॉल्स रहेगा, बाकी सभी जगह ट्रू रहेगा ये, ठीक है। अच्छा, ये हमें डायरेक्टली पता है यहाँ पे FFT के जो पेयर ऐसे बन रहे हैं, पर मान लो और कोई जैसे कंडीशन दी होती, जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूं इसकी टेबल बनाओ, इसकी टेबल बनाओ। अच्छा, यहाँ से यहाँ पे है ये, रुको ऊपर ही है ये वाली, तो वो भी बना लोगे, उसमें क्या होता है, क्या आ रही है, हाँ ठीक है, ट्रू फॉल्स आ रही है ये सभी की, ट्रू फॉल्स। ट्रिपल इक्वल टू की जगह ट्रिपल इक्वल टू यूज कर लेते हैं। दो अगर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट लिखे हो ना,
समझ में आ गया ये सभी को? हाँ, वही वाला ऑर्डर अपन जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना वही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अपने पास ऑलरेडी ये वाली टेबल है, नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q, ये अभी बनाई थी। और अब इम्प्लाइज P एंड Q, तो P एंड Q की टेबल चाहिए। P एंड Q तभी ट्रू होगा जब दोनों ट्रू हो। P एंड Q में P और Q दोनों ट्रू होने चाहिए। तो वो कहाँ पर है? यहाँ पे है। तो T और बाकी सभी जगह F आएगा। अब ये एक अपने आप में एक स्टेटमेंट बन गया जिसकी ट्रुथ टेबल है हमारे पास में। ये एक स्टेटमेंट बन गया जिसकी ट्रुथ टेबल है हमारे पास में। तो इसकी ट्रुथ टेबल, इसकी ट्रुथ टेबल, अब इंप्लाइज यहाँ पे लगा हुआ है। तो पहले ये वाला स्टेटमेंट है, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू रहेगा। ये भी पूरा स्टेटमेंट है यहाँ पे, ठीक है, इस टेबल में ये ट्रू है, ये ट्रू है, ट्रू रहेगा। ये ट्रू हो जाए और पीछे वाला फॉल्स हो जाए तो फॉल्स हो जाता है, क्योंकि जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो ट्रू हो, पीछे वाला फॉल्स हो, तभी ये फॉल्स होता है। ये फॉल्स हो तो अपने आप ही ये ट्रू रहेगा। फिर अगेन, तो इसमें टेबल थोड़ी अलग बन गई अब इम्प्लाइज की। ठीक है, ये तुम लॉजिकली समझ सकते हो कि अब यहाँ पे 3-4 कनेक्ट, ये P और Q सिंपल P और Q की तरह नहीं, अब ये क्लियर है। अच्छा, अब इसी को क्या हो सकता है, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी बनाया जा सकता है और फिर वो पूछ सकता है कि लॉजिकली दिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू, ठीक है, ये जो ये रिलेशन लिखी हुई है, लॉजिकली ये रिलेशन किस चीज के बराबर आ रही है। तो हमें पता है कि ये इंप्लाइज ये, पहले तो हम ये देख लेते हैं P इंप्लाइज Q, ये हमने देखा लॉजिकली ये किसके इक्विवेलेंट है, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P के। तो इसी को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज किया जा सकता है। इसको लिखा जा सकता है Q इंप्लाइज P, इसको लिख सकते हैं लॉजिकली Q इंप्लाइज P इंप्लाइज P एंड Q। अच्छा, Q इंप्लाइज P ये होता है नेगेशन P, कहाँ पे, इसका P इंप्लाइज Q का लॉजिकल इक्विवेलेंट था नेगेशन Q, P इंप्लाइज Q का इधर देखो, P इंप्लाइज Q का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट आया था हमारे पास में नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। अभी हमें गिवन है नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q, तो उसका लॉजिकल इक्विवेलेंट वापस Q इंप्लाइज P हो जाएगा। P इंप्लाइज Q का इक्विवेलेंट आया था नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P, तो अभी नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q गिवन है, तो इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट है Q इंप्लाइज P। Q इंप्लाइज P को हम लिख सकते हैं नॉर Q और P, इसको लिखा जा सकता है नॉर Q और P। अभी हमने देखा P इंप्लाइज Q को, तो तुम्हें दिख रहा है, बाकी सबको सही नहीं दिखेगा ना ऐसे। अरे लग जाएगा 2 मिनट में इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं नॉर P और Q, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। हमें पता है P इंप्लाइज Q को लिख सकते हैं नॉर P और Q, तो इसी तरह Q इंप्लाइज P को नॉर Q और P लिखा जा सकता है। अब ये अपने आप में ऐसे लिखा हुआ है इंप्लाइज P एंड Q, फिर ये एक तरह से एक पूरा स्टेटमेंट हो गया। इस स्टेटमेंट इंप्लाइज एक अदर स्टेटमेंट, तो अगेन इंप्लाइज की प्रॉपर्टी से इसको फिर लिखा जा सकता है नॉट ऑफ दिस स्टेटमेंट और दिस स्टेटमेंट, ऐसे लिख सकता हूं मैं। ये एक स्टेटमेंट है, इसका नॉट, और दूसरे वाले स्टेटमेंट का एज इट इज, क्योंकि P इंप्लाइज Q क्या होता है, नॉट Q और नॉट P और Q। अच्छा, अब ये डी मॉर्गन्स लॉ से अंदर चला जाएगा, तो ये डी मॉर्गन्स लॉ से अंदर जाएगा तो क्या आएगा, Q एंड नॉट P और P एंड Q, ऐसा जाएगा। अच्छा, जो
यूनियन होता है या इंटरसेक्शन होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। ए और बी लिखो चाहे बी और ए लिखो, या ए एंड बी लिखो चाहे बी एंड ए लिखो, बात एक ही होती है। दो पहले कौन सा सेट लिखा इससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसको लिखा जा सकता है क्यू एंड पी। मैं पी एंड क्यू को लिख सकता हूं क्यू एंड पी। तो ये बन जाएगा क्यू एंड नेगेशन पी और क्यू एंड पी। क्यू को दोनों में से कॉमन ले सकते हैं हम, कॉमन आ सकता है क्यू। क्या? हाँ, ए एंड बी एंड ए सेम ही तो चीज होगी। ए एंड बी लिखो चाहे बी एंड ए लिखो, बात एक ही है। यहां तक क्लियर है सभी को? तो इसको क्या लिखा जा सकता है? क्यू इंटरसेक्शन पी यूनियन पी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिख सकता हूं मैं। क्यू इंटरसेक्शन पी यूनियन पी कॉम्प्लीमेंट, ये लिखा जा सकता है। इंटरसेक्शन अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। ये पता होगा सभी को कि ऐसे लिखा होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ऐसे लिखा जा सकता है। पी और पी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या दे देगा? यूनिवर्सल सेट, और उसका क्यू के साथ इंटरसेक्शन क्यू खुद ही आ जाएगा। तो ये फाइनली इक्विवेलेंट है स्टेटमेंट क्यू के। तो अब वो क्या करेगा, ऐसा क्वेश्चन दे के स्टेटमेंट लिख देगा कि पी स्टेटमेंट ये है, क्यू स्टेटमेंट ये है। देन अगर जैसे हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन चल रहा है वही वाला क्वेश्चन, इफ योगेश इज अ डॉक्टर देन ही इज हार्ड वर्किंग पर्सन, तो वो ये स्टेटमेंट ऐसे लिखेगा इस फॉर्म में, पी स्टेटमेंट इज योगेश इज अ डॉक्टर, क्यू स्टेटमेंट इज ही इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन। तो बोलेगा इस स्टेटमेंट का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या हो सकता है। अब वो आइदर वो वहां पे क्यू लिख देगा स्टेटमेंट, या वो लिख देगा ही इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन। दोनों ही आंसर्स करेक्ट मानेंगे। समझ गए? तो क्यू स्टेटमेंट वही है कि ही इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन। समझ आ गया? तो इस तरह से हम मूव करते हैं, एक से लेकर थोड़ा बोलते हैं ना इसको सिंप्लीफाई करने में। क्लियर है ये? तो मल्टीपल कनेक्टिव्स यूज हुए हों तो इस तरह तुम उनको सिंप्लीफाई करोगे। पी इंप्लाइज क्यू का रिलेशन याद रखना है, और नॉट पी और क्यू, वो चीज याद ही रखनी है तुम लोगों को। पी इंप्लाइज क्यू की रिलेशन अभी कर रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। अभी तो इंप्लाइज पे ही खत्म नहीं हुए अपन, इसके ही कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये इनवर्स और ये सब लिखे अभी तो अपन ने कर रहे हैं। बता देंगे कहाँ जब ट्रेन छूट रही है तुम्हारी कोई। ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा यही आता है पेपर में। ये स्टेटमेंट ऐसे जो होते हैं इनका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट निकालना सबसे ज्यादा पेपर में यही निकल आता है। वो बोलेगा ये स्टेटमेंट है, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो सकता है स्टेटमेंट का। ओरिजिनल स्टेटमेंट ये बोल देगा कि हमारा ये कनेक्टिव कंबाइंड स्टेटमेंट है, तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताओ, या ऐसे करके कोई क्वेश्चन बना देगा वो कि इसका इन्वर्स बताओ, इसका नेगेशन बताओ। इस स्टेटमेंट का नेगेशन बोल देगा कि इस स्टेटमेंट का नेगेशन वाला स्टेटमेंट कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट आया हमारे पास क्यू आया, तो क्यू का नेगेशन क्या हो जाएगा, इज नॉट अ हार्ड वर्किंग पर्सन। तो आंसर हो जाएगा योगेश इज नॉट अ हार्ड वर्किंग पर्सन। समझ गए? हाँ, तो ट्रुथ टेबल ही तो बना के किया अपन ने। नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से बोलते ना डायरेक्टली भी आ सकते हो। ट्रुथ टेबल में कई बार इसमें टाइम लग सकता है, अगर 3-4 हाँ तुम ट्रुथ टेबल बना के भी निकालोगे तो भी आंसर सेम ही रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो क्यू आया हमारा फाइनल आंसर। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो क्यू की टेबल और इसकी टेबल देख लो, TF 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 दिख रही है, सेम आ रही है। जो हमने ट्रुथ टेबल से सॉल्व करा और इसको अभी हमने इसको लॉजिकली प्रूव किया, ये आ रहा है, दोनों सेम चीज आ रही है। तो मैं तो यही बोलूँगा हमेशा ट्रुथ टेबल से करो, उसमें कभी गलती नहीं होगी। बट अगर किसी को ये चीज समझ में आती है तो वो ये भी लगा सकता है। क्लियर है? अब हम आ जाते हैं डबल इम्प्लीकेशन पे। डबल इम्प्लीकेशन में कैसे हो सकता है? डबल इम्प्लीकेशन इज नथिंग बट P implies Q and Q implies P. P implies Q and Q implies P. डबल इम्प्लीकेशन का यही मतलब होता है, P को Q इम्प्लाई करना चाहिए, Q को P इम्प्लाई करना चाहिए, और एंड आएगा बीच में।
अच्छा, इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट लिखना हो तो P implies Q इज नॉर P और Q, फिर एंड बीच में नॉर Q एंड सॉरी और P, नॉर Q और P। तो इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ये दिखेगा। क्लियर है ये यहां तक? अच्छा, अभी हमने देखा P implies Q को लॉजिकली ऐसे लिखा जा सकता है, नेगेशन Q implies नेगेशन P। P implies Q का नेगेशन लॉजिकली क्या बताएगा? P implies Q का नेगेशन किसको इंप्लाई करेगा? यूनियन चेंज हो जाएगा, ऐसे क्या करूँ? P implies Q क्या होता है? P नॉर P और Q, इसका तुम नेगेशन लो तो तुम्हारे पास में क्या आएगा? P एंड नॉट Q, P एंड नॉट Q आ जाएगा। तो तुम्हें ये भी याद रखना है, इसका जो नेगेशन होता है P implies Q का नेगेशन P एंड नॉट Q, वो भी याद रखना है कि P एंड नॉट Q भी आ सकता है। समझ गए? तो क्या होगा, कई बार वो बोलेगा P implies Q दिया, नेगेशन ऑफ P implies Q ये बताओ, तो वो वहां पे ये वाला टर्म जो बनेगा P एंड नॉट Q, ये पहले से ही पता होना चाहिए। ऐसे डी मॉर्गन लगाओगे तो भी आ जाएगा, बट अगर ये स्टेटमेंट है कहीं पे तो उसका मतलब है ये नेगेशन ऑफ P implies Q लिखा हुआ है। क्लियर है? ये P implies Q में एक पॉइंट था। अब हम आ जाते हैं डबल इम्प्लीकेशन में। डबल इम्प्लीकेशन मतलब दोनों ट्रू होने चाहिए, उसकी भी ट्रुथ टेबल हमने देखी थी। P Q, यहाँ पे था T T F F, यहाँ पे T F T F। तो हमने देखा था P implies Q, ये ट्रू तब होता है जब दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो। ये ट्रुथ टेबल में हमने बना के देखा था, जब दोनों ट्रू होते हैं या दोनों फॉल्स हो जाए। तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे बन सकता है? जैसे वही बार बार स्टेटमेंट तो वही रखेंगे, योगेश इज अ डॉक्टर इफ, यहां पे डबल इफ लग सकता है, इफ एंड ओनली इफ लग सकता है। ठीक है? इफ ही इज हार्ड वर्किंग, तो ये हो जाएगा हमारा डबल इम्प्लीकेशन वाला स्टेटमेंट। ये ट्रू तभी होगा जब या तो ये भी ट्रू हो, ये भी ट्रू हो, या ये दोनों फॉल्स हो जाए, तब ये बात ट्रू हो जाएगी कि ये P डबल इम्प्लाइज Q, इसकी वैल्यू ट्रूथ रहेगी। क्लियर है? तो इसमें भी सेम तरह से हम बना सकते हैं प्रॉब्लम्स को। मान लो ऐसे लिख दिया हो, P डबल इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज नेगेशन Q और नेगेशन P, इसका ट्रूथ टेबल क्या आएगा? इसकी ट्रूथ टेबल क्या आएगी? फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, नेगेशन P, हाँ ठीक है, ठीक है, आ रही है सभी की फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, अब इसी को उसी से भी किया जा सकता था, मतलब वो इसको देने की बजाय डायरेक्टली डबल इम्प्लाइज देने की बजाय तुमसे क्वेश्चन में ये लिख सकता था P इम्प्लाइज Q एंड
Q इम्प्लाइज P, पहले ऐसे लिखा जा सकता था इसको, इम्प्लाइज ऐसे ब्रैकेट के अंदर करके इम्प्लाइज नेगेशन Q और नेगेशन P। फाइनली टेबल जो आ रही है तुम लोगों की, क्योंकि नेगेशन P, नेगेशन Q और नेगेशन P, इसकी टेबल ड्रॉ करोगे तो वो आ जाएगी। ये फॉल्स हो रहा है, ये भी फॉल्स हो रहा है, तो ये तभी फॉल्स होगा, बाकी सब केस में और ट्रू हो जाता है। ये ट्रू ट्रू ट्रू, तो इसका इम्प्लाइज ये वाला है ना, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये तभी फॉल्स होगा, बाकी सब में यहाँ फॉल्स है यहाँ ट्रू है, तो ये ट्रू रहेगा। ठीक है, ये सभी की बन रही है फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। इसको लॉजिकली ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब ये हमने देखा कि इसको P इम्प्लाइज Q को नेगेशन P और Q ऐसे लिख सकते हैं, और इसको लिखा जा सकता है नेगेशन Q और P, फिर इधर पे एक और ब्रैकेट। अब इसमें इम्प्लाइज है फिर से बीच में, इस इम्प्लाइज को हटाने के लिए फिर से इसका नेगेशन आएगा और इसके बीच में और आ जाएगा नेगेशन Q और नेगेशन P, ये बन जाएगा। इस नेगेशन को अंदर भेजोगे, डी मॉर्गन्स लॉ से, तो नेगेशन अंदर जाएगा तो पहले तो ये और एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके आगे नेगेशन आ जाएगा, इसके आगे नेगेशन आ जाएगा, फिर से वो नेगेशन इसके अंदर जाएगा, तो ये वाला और एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेशन का नेगेशन वापस P हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना सभी को? कोई है जिसको नहीं आ रही है? ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं? डी मॉर्गन्स लॉ लगा रहे हैं हम, ये अंदर जाता है तो ये और एंड हो जाएगा, इसका नेगेशन आएगा, फिर इस पे नेगेशन लगा हुआ है, फिर से इस पे डी मॉर्गन्स लगेगा, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन P विल बी P एंड नेगेशन Q एंड और कहाँ पे? अच्छा यहाँ पे सॉरी एंड लगा हुआ था यहाँ, तो ये एंड होगा, ये वाला वापस और हो जाएगा। ठीक है, P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P था। ठीक है, तो ये बन रहा है। अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, इसको A यूनियन B यूनियन C की तरह ट्रीट किया जा सकता है, पर फिर उससे मिलेगा क्या? हाँ हाँ, A यूनियन B यूनियन C है, बट उससे करे क्या इसका? यहाँ पे बीच में और है, यहाँ पे भी और है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट और ऐसे लिखा जा सकता है। कौन सा वाला? ये वाला क्यों हो जाएगा? ये तो P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P है, ये क्यों यूनिवर्सल होगा? यही नहीं, हम देख रहे हैं क्या इसको थोड़ा और फर्दर छोटा बनाया जा सकता है। तो P इम्प्लाइज नेगेशन Q को अगर तुम नेगेशन P के साथ जोड़ो और में, तो P एंड वो वेन डायग्राम से तो हमेशा बना ही सकते हैं। मैं देख रहा हूँ क्या इसमें कोई और थ्योरम लगा के हम छोटा कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले वाले केस में एक ऐसे दिया था A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, तो हमने उसमें A को कॉमन लेके A यूनियन B इंटरसेक्शन C लिख दिया था, तो उसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई होके फाइनली Q आ गया था। तो इसी तरह देख रहे क्या यहाँ फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है? जरूरी नहीं है इसके आगे कोई ऐसा, हर बार जरूरी नहीं है कि ये सिंप्लीफाई होता जाएगा और लास्ट में कोई छोटा सा स्टेटमेंट आ जाएगा, बट यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो रही है कोई चीज की, वो देख रहे हैं बस यहाँ पे। तो इसमें और फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसका होगा नहीं, ये लास्ट स्टेप यहीं तक जाएगा, इसके आगे तुम लॉजिकली कुछ नहीं बता सकते हो। P हाँ, नेगेशन कॉमन लोगे तो वहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा,
और उससे कुछ आइडिया नहीं लगेगा कि हाँ इससे और छोटा कैसे किया जाए इसको। डायरेक्टली यूनिवर्सल सेट नहीं लिख सकते। किसको? P इंटरसेक्शन नेगेशन Q यूनियन Q। हाँ सर, अरे ये तो P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P है। सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली करना वही जा रहा है। वेन डायग्राम से टाइप करना है तो डायरेक्टली यूनिवर्सल सेट से आ रहा है। यूनिवर्सल कैसे आ सकता है P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P का? ये तो हमेशा ट्रू होना चाहिए था। अगर यूनिवर्सल आ जाता तो ये सभी केसेस में ट्रू हो जाता, P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। तो कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ की होगी, क्योंकि ये है क्या चीज, P डबल इम्प्लाइज Q को ही तो हमने खोला ही है। ये P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P है, और इसको हमने P इम्प्लाइज Q को फर्दर खोला तो ये बना, Q इम्प्लाइज P को फर्दर खोला तो ये बना, बीच में एंड का सिंबल है। फिर हमने ये वाला नेगेशन क्यों लिया है? अच्छा इसके लिए, फिर इसी वाले इम्प्लाइज के लिए ये वाला नेगेशन आया था, इस वाले इम्प्लाइज के लिए ये वाला नेगेशन यूज किया है, फिर इस पे डी मॉर्गन्स लगाया है। तो ये जो सेट आ रहा है यूनिवर्सल तो नहीं आना चाहिए। इससे आगे मैं ये बोल रहा हूँ फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता इसका, ठीक है। तो यहाँ पे भी जाके बाद में या तो वेन डायग्राम बनाओगे या ट्रुथ टेबल से करोगे इसको। कई बार ऐसा होता है कि हाँ कोई स्टेटमेंट होता है, हम उसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें कुछ कॉमन निकल जाता, सपोज यहाँ पे कुछ इंटरसेक्शन होता और कुछ कॉमन निकल पाता, तो उस केस में क्या होता है कि हम इसको देख पाते कि हाँ ये यहाँ से दिख रहा है कि इसका इसके साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं एक बार, और दूसरे वाले उसके कॉम्प्लीमेंट्री सेट के साथ ले रहे हैं, तो वो सेट खुद ही बच जाएगा। ऐसे करके जैसे लास्ट प्रॉब्लम में हुआ था, वो रिड्यूस होके क्यू में कन्वर्ट हो गया था, तो उस तरह इधर और फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा है, ये इस स्टेप पे जाके रुक जाएगा। इसके आगे तुम्हारे को या तो यहाँ पे वेन डायग्राम बनाना होगा और या फिर तुम इसको ट्रुथ टेबल से करोगे। तो हमने वेन डायग्राम से इसका हमने लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट तो ये देख लिया है, एफ टी टी आ रहा है। तो अब हम देख लेते हैं इसको वेन डायग्राम से कैसे करना है। अभी हमने ट्रुथ टेबल से तो देख ही लिया, एक तरीका ट्रुथ टेबल देख ली, दूसरा अब हम देख लेते हैं इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो अगेन दो स्टेटमेंट लोगे, P एंड P और Q, दो स्टेटमेंट ले लिए जाएंगे, ये 1, ये रीजन 2, ये वाला 3, ये वाला 4। अब P डबल इम्प्लाइज Q, या तो तुम्हें पता हो कि ये ट्रू कब होता है, जब P भी ट्रू हो, या फिर P एंड Q दोनों ट्रू हो, या P एंड Q दोनों फॉल्स हो जाए, तब ये ट्रू होता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने वाला, अगर तुम्हें ये डायरेक्टली पता है कि ये रीजन 2 और 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट, फिर इम्प्लाइज नेगेशन Q और नेगेशन P। तो नेगेशन Q में कौन सा रीजन आ रहा है, नेगेशन Q में आ रहा है 1 एंड 4, और नेगेशन P में क्या आ रहा है 3 एंड 4। तो इनका अगर तुम्हारे को यूनियन लेना है तो एक्सेप्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट 2 हो जाएगा, तो 1, 3 एंड 4। क्या हुआ? P हाँ 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 ऐसे भी लिख सकते हो। ये तो मैंने P इम्प्लाइज Q के लिए लिखा था, उससे इससे भी लिख लो भले ही तुम। P इम्प्लाइज Q, ये ट्रू कब होता है, जब या तो दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो। तो इसको तुम वैसे भी लिख सकते हो, P इंटरसेक्शन Q यूनियन P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका नेगेशन लोगे तो यहाँ पे एंड आ जाएगा, यूनियन हो जाएगा, इसका नेगेशन आ जाएगा, इसका नेगेशन आ जाएगा। अब इसमें नेगेशन को अंदर भेजोगे तो क्या बनेगा, नेगेशन P और नेगेशन Q, और इसमें हो जाएगा P और Q, ये बन जाएगा। और इसके आगे तुम्हारे पास में नेगेशन Q और नेगेशन Q और नेगेशन P, ये स्टेटमेंट चल रहा है। इसको अंदर भेजोगे तो तुम्हारे पास में इससे भी क्या बनेगा,
अलग क्या बन रहा है इसमें? अच्छा पहले तो ये यहाँ पे इंटरसेक्शन आना चाहिए एक तो। इसको ये लिखा हुआ एक तरह से नेगेशन ऑफ Q, इसको अंदर भेजोगे इस पे दोनों पे, तो नेगेशन Q ये ऐसे हो जाएगा। ये यहाँ पे आएगा नेगेशन Q और नेगेशन P हमारे पास में है। मतलब और में तो तुम अंदर भेज सकते हो, बीच में इंटरसेक्शन साइन है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है नेगेशन P और नेगेशन Q इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट के साथ में एक स्टेटमेंट तो ये बन जाएगा। कौन से वाले में? इसमें ये यहाँ पे तो वो वाला स्टेटमेंट उसके साथ में इम्प्लाइज में है ना। इसका इक्विवेलेंट ये वाला जो है इसका इक्विवेलेंट था P इंटरसेक्शन Q और नेगेशन P इंटरसेक्शन नेगेशन Q, इसका इक्विवेलेंट था ये। इसका इम्प्लाइज ये दिया हुआ है तो वो क्या होता है नेगेशन ऑफ पूरा स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट, तो नेगेशन ऑफ पूरा स्टेटमेंट और ये दूसरा स्टेटमेंट। समझ गए? ये भी आगे जाके फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है कहीं से भी, ये वैसा ही बन रहा है फिर से। क्लियर है? ये ऐसा सिंप्लीफिकेशन नहीं पॉसिबल है इसके अंदर, जरूरी नहीं हो हर बार जाके कुछ छोटा सा बन जाएगा। क्लियर है? तो ट्रुथ टेबल या वेन डायग्राम से करना ही पड़ेगा। कहाँ पे? हाँ P कहाँ पे? P ये वाला क्या ओरिजिनल स्टेटमेंट में और ही तो लिखा है। और ही तो है, ये सही तो लिखा है। कहाँ पे? यहाँ ये था, ये इम्प्लाइज ये, तो इसका मतलब होता है इसका नेगेशन और ये वाला टर्म एज इट इज, तो और आएगा ना बीच में। P इम्प्लाइज Q का मतलब होता है नेगेशन P और Q, ये सब ठीक है यहाँ पे जो भी है यहाँ पे, बट ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। किसी भी बोलते हैं ना, ऐसे अपन देख के नहीं कर पा रहे कि इसको इसमें भेज दिया तो ये क्या बनेगा नेगेशन P और नेगेशन Q और नेगेशन Q। तो अब मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि ये वाला जो टोटल स्टेटमेंट एंड नेगेशन Q, तो मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि इसका कुछ लॉजिकली इक्विवेलेंट इजीली देख के। समझ गए? तुम इसको सिर्फ देख के नहीं बता पाओगे कि क्या कुछ इक्विवेलेंट स्टेटमेंट बनाया जा सकता है यहाँ पे। ऐसे नहीं बोलेंगे किसी का इंटरसेक्शन हो जाए फिर वो कर ले, तो फिर तो वो पूरी ट्रुथ टेबल ही सॉल्व कर रहे हो या वेन डायग्राम से ही सॉल्व कर रहे हो। कोई प्रॉपर लॉ लग रहा हो तो अपन बोल देंगे, बट वहां पे ऐसे नहीं करना है बैठ के एक एक को देखो कि यार इसका इंटरसेक्शन इसके साथ हो रहा है फिर इसमें ये कॉमन निकल रहा है, वहां गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है? तो वो नहीं करोगे बैठ के अंदर पेपर में कि इसका इंटरसेक्शन उससे लिया फिर ये कर दिया। या तो ट्रुथ टेबल से सॉल्व कर लो, वो सबसे छोटा पड़ेगा, और या फिर वेन डायग्राम से करो। तो वेन डायग्राम में हमने देखा P इम्प्लाइज डबल इम्प्लाइज Q, ये ट्रू तब होता है या तो दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो जाए। उसी तरह से नॉर Q और नॉर P ये ट्रू हो रहा था 1, 3 एंड 4 वाले रीजन में। अब हमें देखना है P ये एक तरह से स्टेटमेंट हो गया, ये इम्प्लाइज दूसरा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट इम्प्लाइज दूसरा स्टेटमेंट का इक्विवेलेंट होता है इसका नेगेशन और दूसरा वाला स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट हमने निकाला था P डबल इम्प्लाइज Q का, तो उसका नेगेशन क्या बनेगा? रीजन 1 एंड 3, और इसका और लेना है इसके साथ में मुझे 1, 3 और 4 के साथ में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 एंड 3 आ जाएगा मेरा आंसर। 1, 3 एंड 4 आ जाएगा। समझ गए? तो ये हमारा आंसर वेन डायग्राम से निकल जाएगा इसका। क्लियर है? तो या तो वेन डायग्राम यूज कर लो या ट्रुथ टेबल यूज कर लो, दोनों में से ही आंसर निकाला जा सकता है। यार 1, 3 एंड 4 यूनिवर्सल कैसे हुआ? 2 कहाँ है इसमें? ठीक है, कंफ्यूज मत करो इसको।
या तो ट्रुथ टेबल से चलो या वेन डायग्राम से, मैंने दोनों बता दिया अपनी तरफ से तुम लोगों को, तुम्हारे को जो इजी लगता है करने में वो यूज कर लेना। ऐसा मत करना एक मैं ट्रुथ लगा रहा हूँ दूसरे में वेन डायग्राम से सोच रहा हूँ, एक से करो तो दो एक से ही करना और सब एक क्वेश्चन एक स्टाइल से सब हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है सर कि एक में वेन डायग्राम इजी पढ़ रहा है दूसरे में ट्रुथ पढ़ रही है इजी, जिसमें तुम स्पीड बनाओगे तुम्हारी स्पीड उसमें अच्छी होगी और उससे हो जाएगा। क्लियर है? अब 2-4 क्वेश्चन के बता दो लॉजिकली। सर वो ब्रैकेट लगे हुए हैं, अगर वो ब्रैकेट एग्जाम में नहीं लगे हो तो हमको क्या पहले क्या देखना है, इंटरसेक्शन देखना है पहले या फिर इंटरसेक्शन? नहीं, ब्रैकेट हमेशा देंगे। हाँ, ब्रैकेट हमेशा लगा हुआ होगा क्योंकि पता नहीं चलेगा ना ऐसे, क्योंकि मल्टीपल मीनिंग ऐसे थोड़ी लिखूंगा कभी A क्रॉस B क्रॉस C, वेक्टर में ऐसे थोड़ी मिलाएगा तुम्हें लिखा हुआ A क्रॉस B क्रॉस C का क्या मतलब है, क्योंकि वो अलग हो जाएगा। A क्रॉस B लेके क्रॉस C लूँ अलग होगा, B क्रॉस C लेके A क्रॉस करूँ तो वो एक अलग वेक्टर आएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी स्टेटमेंट्स बदल जाएंगे तो वो ब्रैकेट हमेशा देंगे। क्लियर है ये? तो मुझे इसकी बता दो ट्रुथ टेबल क्या आएगी फाइनली। इसके ट्रुथ टेबल बना के बताओ। फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स। ये सामने वाली टेबल क्यों यूज करो तुम लोग? सामने बनी हुई है टेबल, देखो फटाफट वहां से देख लिया। पेपर में उस पेपर को टर्न कर दो, वापस बना के करो। ये यहाँ पे लिखी है तो वो तुम लोगों का बोलते ना सिर्फ समझाने के लिए थी, अभी खुद करना है। अपने हाथ से ड्रॉ करो, अपने हाथ से बनाओ उसको। बनाइए कि ये अभी भी वही आ रहा है? हाँ, बना के आ रही है। ठीक है, क्या आ रहा है? एफ टी टी एफ। किसका नहीं आ रहा है? एफ टी टी एफ किसका नहीं आ रहा है? एफ टी टी एफ कोई है जिसका नहीं आ रहा है? एफ टी टी एफ कोई नहीं है। अच्छा, एफ टी टी एफ कौन सा रीजन हो गया अगर हम रीजन वाइज बात करें वेन डायग्राम में? एफ टी टी एफ कौन सा हो गया? अगर हम देखें हमारी टेबल में ओरिजिनली क्या था? पी, सभी ने यही लिया ना, पी को टी टी एफ एफ और क्यू को टी एफ टी एफ। तो तुम लोगों का फाइनली आंसर आ रहा है एफ टी टी एफ आ रहा है ना ये सभी का। तो ये कौन सा रीजन है वेन डायग्राम में? ये 1 है, 2 है, 3 है और यहाँ पे 4 है। ये P है और ये वाला Q है। वेन डायग्राम में ये कौन सा रीजन आ रहा है? कौन सा वाला रीजन है ये? अगर तुम्हें लॉजिकली कनेक्टिव्स के थ्रू बताना हो ये कौन सा रीजन हो सकता है तो कैसे बताओगे? 1 और 3 ऐसा बोल सकती। ये 1 और 3 दिख रहा है सभी को? कैसे कैसे बताओगे ये 1 और 3 आ रहा है? अच्छा, ये क्यों रेस किया यार? यही तो लिखा होता। यही था ओरिजिनल क्वेश्चन। नेगेशन Q, नेगेशन P इंप्लाइज Q
डबल इम्प्लाइज नेगेशन क्यू इम्प्लाइज पी, ये दिया हुआ है हमें हमारे पास में। फाइनली इसका ट्रुथ टेबल क्या बन रहा है, एफ टी टी एफ। तो वेन डायग्राम में ये कौन सा रीजन आएगा, ये हमें पता है। ये वाला क्या होता है, पी और क्यू, ये हो जाएगा पी और क्यू। डबल इम्प्लाइज ये हो जाएगा क्यू और पी, यही हो जाएगा। सभी का ही आ गया। तो क्यू इम्प्लाइज, ओके ओके उल्टा हो गया, क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी, तो ये हो जाएगा पी और क्यू। डबल इम्प्लाइज कहाँ पे, उसमें भी नेगेशन क्यू इम्प्लाइज पी, पर इसमें फर्क क्या पड़ेगा, पी और क्यू ही रहेगा। ये लॉजिकली तो सेम ही रहेगा, पी और क्यू ही आएगा इधर भी। ये यहाँ पे दिक्कत नहीं है। इसमें क्या आ जाएगा, क्यू नेगेशन क्यू और नेगेशन पी, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में। ये ट्रू तभी होता है जब दोनों ट्रू हो। पी और क्यू ये कौन सा रीजन है, 1 and 2 and 3। उसके बाद में नेगेशन पी और नेगेशन क्यू ये कौन सा है, 1 3 4। तो डबल इम्प्लाइज मतलब दोनों ट्रू होने चाहिए। तो कौन से रीजन दिख रहे हैं तुम्हें दोनों में कॉमन, 1 और 3। 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3। ये तुमने वेन डायग्राम से किया, उसी तरह से तुम उसको ट्रुथ टेबल से कर चुके हो। कई बच्चों ने ट्रुथ टेबल से किया होगा, जिनको वेन डायग्राम से नहीं पता चला कैसे करना है, वो ऐसे देख सकते हो वेन डायग्राम से। इस तरह किया जा सकता है प्रॉब्लम। क्लियर है ये? तो इस तरह तुम मल्टीपल स्टेटमेंट से बता सकते हो कि वेन डायग्राम में किसके इक्विवेलेंट है। अब अच्छा 1 और 3 रीजन की तरफ देखें तो 1 रीजन है P अलोन एंड Q रीजन है Q अलोन, मतलब ओनली Q एंड ओनली P। तो ओनली Q एंड ओनली P, इसको अगर मुझे उसमें बोलना हो, हाँ योगेश वाला जो हमारा इंग्लिश स्टेटमेंट चल रहा है कब से, उसके अंदर बताना हो तो कैसे बोला जाएगा स्टेटमेंट, ओनली P एंड ओनली Q, मतलब योगेश इज ओनली अ डॉक्टर, ऐसे नहीं बनेगा स्टेटमेंट। उसका लॉजिकली इक्विवेलेंट वर्ड यूज किया जाएगा वहां पे, योगेश इज अ डॉक्टर, ऐसे नहीं बनेगा ना। ओनली इफ ही इज हार्ड वर्किंग तो फिर वो इम्प्लाइज को इम्प्लाई कर रहा है। योगेश इज अ डॉक्टर एंड हाउ, ऐसे हो सकता है क्वेश्चन, योगेश इज अ डॉक्टर एंड हार्ड वर्किंग बट नॉट बोथ। ठीक है, ये हो जाएगा, दोनों नहीं है एक साथ बोला जा सकता है। स्टेटमेंट ऐसे ही बोलेंगे, योगेश इज अ डॉक्टर एंड हार्ड वर्किंग, नहीं, योगेश इज अ डॉक्टर और हार्ड वर्किंग बट नॉट बोथ। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हाँ, मैथ्स का इधर और वही है, इंक्लूसिव है। हाँ नहीं, डबल इम्प्लाइज के लिए स्टेटमेंट नहीं होता कोई। इफ वाला ये बताया ना अभी क्लास, वो डबल इम्प्लाइज नहीं बोलूंगा, इफ लिख दूंगा। ऐसे नहीं बोलूंगा कि योगेश इज अ डॉक्टर इफ एंड ओनली इफ, वैसे तो वो लिखा तो जा ही सकता है उसमें भी। इफ IFF यूज हो जाएगा। तो अगर जैसे मान लो इसका अगर तुम्हारे को 1 and 3 का रीजन लिखना है तो 1 and 3 का मतलब क्या हुआ, A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। तो A यूनियन B में से A इंटरसेक्शन B हटाना है। A यूनियन B इज दोनों स्टेटमेंट्स का और, तो योगेश इज अ डॉक्टर और ही इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, फिर उसमें से A इंटरसेक्शन B हटा दिया तो वो क्या हो जाएगा, बट नॉट बोथ। ठीक है, तो ऐसा करके अगर स्टेटमेंट लिखा है क्वेश्चन में तो आंसर बनेगा इसका। समझ गए? होगा ऐसे ही आएंगे स्टेटमेंट, ऐसे लिखा होगा P स्टेटमेंट ये है, Q ये है, इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा हो सकता है। समझ गए? तो हमारे पास फाइनली रीजन 1 and 3 आ रहा है। 1 इंप्लाई कर रहा है P
अलोन को 3 इंप्लाई कर रहा है, क्यू अलोन को, उसको लिखा जा सकता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी से, तो वो हो जाएगा ए यूनियन बी इज और ए इंटरसेक्शन बी इज एंड, तो और वाले में से एंड वाला स्टेटमेंट हटा दिया हमने। क्यों? 1 एंड 3 तो आ रहा है हमारे पास में, ओनली रीजन 1 एंड 3 आ रहा है। अरे इतनी बार तो हो गया ही, अभी ये हो गया P, एक तरह से ये स्टेटमेंट है P इंप्लाइज Q की तरह है। P इंप्लाइज Q का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होता है नेगेशन P और Q, नेगेशन P और Q होता है, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन Q क्या हो जाएगा? Q और P, Q और P को P और Q भी लिखा जा सकता है, कम्यूटेटिव लॉ। अरे ट्रुथ टेबल से दिक्कत ये होगी कि तुम वो नहीं बता पाओगे, ट्रुथ टेबल से लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स जो होंगे ना वो जनरेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अब यहाँ पे एफ टी टी एफ देख के क्या बताओ? नॉट पी डबल इंप्लाइज फिर तुम्हें क्या करना होगा, अगर तुम्हें ट्रुथ टेबल से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट क्या है, तो तुम्हें जो सारे स्टेटमेंट प्रॉब्लम में दे रखे हैं उनका क्या होगा, उनका ट्रुथ टेबल, चारों स्टेटमेंट्स का ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा। वेन डायग्राम में ये थोड़ा सा ईज होगा अगर तुम्हें पता चल गया ये रीजन 1 एंड 3 आया है। रीजन 1 एंड 3 का मतलब है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो उसको तुम डायरेक्टली लिख सकते हो कि ही इज अ डॉक्टर और अ हार्ड वर्किंग पर्सन बट नॉट बोथ, तो वो डायरेक्ट। ट्रुथ फॉल्स ये कभी नहीं आएगा, ट्रुथ टेबल निकालने को नहीं बोलेंगे वो। क्वेश्चन ऐसे होगा, दो स्टेटमेंट दिए होंगे, एक पी स्टेटमेंट हो जाएगा योगेश इज अ डॉक्टर, क्यों हो जाएगा ही इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, फिर वो बोलेगा कि फाइंड लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट फॉर दिस, बोलते ना ये पूरा एक स्टेटमेंट दिया मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट कौन सा सेंटेंस हो सकता है, तो अगर वहां पे ये लिखा हुआ है कि योगेश इज अ डॉक्टर और इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन बट नॉट बोथ, तो वो इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हो जाएगा। वो या तो तुम वेन डायग्राम से देख सकते हो और या फिर तुम ट्रुथ टेबल बनाओगे, तो ट्रुथ टेबल फिर तुम्हें एक तो इस स्टेटमेंट की बनानी होगी और जो चारों ऑप्शन में स्टेटमेंट्स गिवन है उनकी ट्रुथ टेबल बना के जिसकी भी मैच कर रही होगी वो हमारा आंसर होगा। तो वेन डायग्राम से जाओगे तो ये सेट ऑफ प्रॉब्लम्स थोड़ा इजी हो जाएगा। क्लियर है? ये वाला सेट ऑफ प्रॉब्लम्स वेन डायग्राम से इजी रहेगा। चार ट्रुथ टेबल बना सकते हो जल्दी जल्दी, तो वो कर लेना। मैं कह रहा हूँ ना वो चार्ट ऑप्शन, अब उसमें ऐसा है ना चार ऑप्शन ऐसे दिए हुए तुम्हें, ही इज अ डॉक्टर और ही इज अ ये हार्ड वर्किंग पर्सन बट नॉट बोथ। अब तुम्हें इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ही इज अ डॉक्टर और इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, तो ये हो गया पी और क्यू, तो पी और क्यू की टेबल चाहिएगी तुम्हें। फिर बट नॉट बोथ, तो यानी तुम्हें उसमें से पी इंटरसेक्शन क्यू वाला रीजन हटाना पड़ेगा, तो उसकी ट्रुथ टेबल बनेगी। ये एक पर्टिकुलर ऑप्शन की ट्रुथ टेबल हो गई। ऐसे सारे अलग अलग ऑप्शन होंगे, उनको इंटरप्रेट करके सबकी ट्रुथ टेबल बनेगी। वही बोल रहा हूँ, नहीं हाँ वही तो बोल रहा हूँ, इससे प्रॉब्लम है वेन डायग्राम से जल्दी होगा। क्या हो गया? ये आसान है, उल्टा ये अगर वेन डायग्राम समझ में आते हो तो ये इतना सा 1 एंड 3 निकालने में कितना टाइम लगा, इससे 3 लाइन भी नहीं थी ये। अगर तुम लॉजिकली ये चीज समझ पाओ तो ये वेन डायग्राम में 3 लाइन से निकल गया। वेन डायग्राम से इसका 4 नहीं आते, 3 तक जा सकते हैं, क्योंकि सर्कुलर फॉर्म में वेन डायग्राम बनते हैं और सर्कल में अपने पास में, क्योंकि उसके बाद सर्कल में बनेगा नहीं। अगर तुम्हें 4 का इंटरसेक्शन बनाना हो, देखो 3 तक तो बन जाएगा, तुम चौथा नहीं बना सकते जो सर्कुलर फॉर्म में नहीं बन सकता, उसके लिए फिर ऐसे हार्ट शेप में बनाने पड़ते हैं। ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये हट ऊपर चला जाएगा ऐसे और ये वाला ऐसे आ जाएगा, ये बनेगा 4 का अगर आ जाए तो, बट ये 4 वाला आएगा नहीं कोर्स में, क्योंकि सर्कल पे पॉसिबल नहीं है ना ड्रॉ करना, चारों का इंटरसेक्शन वाला रीजन मिलेगा नहीं। अगर तुम चारों के लिए जाओगे तो तुम्हें एक्सक्लूसिव वाला मिलेगा नहीं। सर्कल पे तुम ट्राई कर लेना कैसे भी,
वो नहीं पॉसिबल है, तो उसके लिए हार्ट शेप में ऐसे बनता है। क्यों छोड़ना? अगर मान लो उसने एक जगह ऐसा कुछ लिख दिया, एक PQRS में चला लिया और एक जगह S में उसने ऐसे लिख दिया S यूनियन S कॉम्प्लीमेंट, ऐसा कुछ लिख दिया। एक जगह उसने कुछ बोलते ना बड़ा सा स्टेटमेंट लिखा, पर कहीं पे S यूनियन S कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, या फिर उससे भी बढ़िया उसने S इंटरसेक्शन S कॉम्प्लीमेंट लिख के पूरा जो बाकी का स्टेटमेंट है इसके साथ इंटरसेक्शन में। अब जैसे ये फाई हो गया, एक बार ये फाई हो गया, उसका किसी के साथ भी इंटरसेक्शन लो, पूरा स्टेटमेंट फाई बनेगा हमेशा, तो वो ऑलवेज फॉल्स होगा। तो ऐसा कुछ अगर दे रहे पेपर में तो तुम उसको छोड़ोगे थोड़ी, तो पता कैसे चलेगा? तुम तो 4 देख के छोड़ दोगे उधर, तो वो करना ही हो गया उसको सॉल्व। हाँ, नल हो जाएगा, इसके आगे आप कुछ भी लिखूं, क्योंकि नल का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन लो नल आएगा। S और S कॉम्प्लीमेंट इनमें कुछ कॉमन होगा नहीं कभी, तो ये नल है अपने आप में। उसका इंटरसेक्शन किसी भी सेट से लो, वो नल ही आएगा हमेशा। समझ गए? तो कहीं पे ट्राई करोगे पेपर में, अगर तुमको किसी जगह पे सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट मिल रहे हो तो वो पहले तुम उनको, जैसे कहीं पे यूनियन यूनिवर्सल बन जाए उसको हटा दोगे। 2 और पॉइंट्स है यहाँ पे। अ स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज ट्रू इज कॉल्ड टोटोलॉजी। कोई स्टेटमेंट हो जो हमेशा ट्रू हो उसे बोलेंगे टोटोलॉजी। लिख लो, थ्योरी वाले पॉइंट में लिख लो, टोटोलॉजी इज अ स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज ट्रू। तो अगर किसी के ट्रूथ टेबल में सारी एंट्रीज ट्रू आ जाए वो टोटोलॉजी हो जाएगा। सारी एंट्रीज ट्रू हो गई तो वो टोटोलॉजी कहलाएगा। स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज ट्रू इज कॉल्ड टोटोलॉजी। तो वो बस ऐसे लिख देंगे क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई वेदर द स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी और नॉट। ठीक है। फिर a statement which is always false is called fallacy. A statement which is always false is called fallacy. Tautology का just उल्टा। Statement which is always false is called fallacy. ठीक है। एक लास्ट पॉइंट नेगेशन के लिए। नेगेशन में ऑल को सम से चेंज करना है। ऑल को चेंज करोगे, ऑल का नेगेशन हो जाएगा सम, ऑल का लिए नेगेशन बनेगा सम, और देयर एग्जिस्ट के लिए बनेगा एवरीवन। देयर एग्जिस्ट का नेगेशन हो जाएगा एवरीवन। ठीक है। तो जैसे अगर तुम्हारे को ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि everyone in this class speaks Hindi. Everyone in this class speaks Hindi. इसका नेगेशन करना होगा मुझे, तो क्या हो जाएगा? There exists someone in this class who speaks Hindi. ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट इसका नेगेशन है। अगर मैं ये बोलूं एटलीस्ट 1 person in this class स्पीक्स हिंदी, तो क्या ये इसका नेगेशन होगा? इस स्टेटमेंट का ये हो जाएगा नेगेशन। ये इसका नेगेशन है। यस, ये हमें एटलीस्ट 1 पर्सन भी, देखो नेगेशन का मतलब है इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्टरी एक एग्जांपल भी मिल जाए ना मुझे, तो वो नेगेशन, वो नेगेट कर देगा इस स्टेटमेंट को। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 person इन दिस क्लास हु डज नॉट स्पीक हिंदी, ये इसका नेगेशन हो जाएगा। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 person इन दिस क्लास हु डज नॉट स्पीक हिंदी, क्योंकि एक भी पर्सन अगर मुझे मिल गया इस क्लास में जो हिंदी नहीं बोलता है तो वो इस स्टेटमेंट को नेगेट कर देगा। नो वन इन दिस क्लास स्पीक्स हिंदी, क्या ये नेगेशन है? नो वन इन दिस क्लास स्पीक्स हिंदी, ये नहीं है। अगर सबके सब गलत हो गए तो ओरिजिनल स्टेटमेंट कभी ट्रू था ही नहीं। ओरिजिनल स्टेट, ये एक्सट्रीम केस हो गया। ये नेगेशन में ये बहुत ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आता है मेंस में। ठीक है। जब वो एवरीवन देगा तो एटलीस्ट हो जाए, समवन इन दिस क्लास स्पीक्स हिंदी हो जाए, फ्यू ऑफ द पीपल स्पीक हिंदी हो जाए, ये सब क्या फ्यू ऑफ द पीपल डू नॉट स्पीक हिंदी हो जाए, ये सारे नेगेशन में काउंट होंगे। बट अगर वो बोल देता है नन ऑफ द स्टूडेंट्स या नो वन इन दी क्लास
डज नॉट स्पीक हिंदी, तो फिर वो नेगेशन में काउंट नहीं होगा, क्योंकि कोई भी बच्चा नहीं है जो हिंदी नहीं बोल सकता। तो ओरिजिनली कोई ऐसा था ही नहीं जो हिंदी बोल पाए, तो तुमने नेगेट किसको किया? समझ गए? क्लियर है ये चीज? तो अगर एक्सट्रीम पे चला गया तो नेगेशन में हम नेगेट नहीं कर, मतलब उसको नेगेशन नहीं बोलेंगे इसका। क्लियर है? नेगेशन में ये याद रखना है, ऑल के लिए सम हो जाएगा, ऑल पीपल इन दिस क्लास आर स्पीकिंग हिंदी, तो उसके लिए सम पीपल या फ्यू पीपल स्पीक हिंदी, सॉरी फ्यू पीपल डू नॉट स्पीक हिंदी नेगेशन के लिए। अच्छा, अगर मैं बोलूं x प्लस 3 इज लेस देन 7, इसका नेगेशन बनाना हो तो क्या होगा? x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 बोलेंगे, ये याद रखना। लेस देन का नेगेशन हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाए तो भी नेगेट कर जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। ऐसे ही रैशनल नंबर का सेट हो, कभी तुम्हारे को ऐसे बोल दिया जाए कि x इज अ रैशनल नंबर, तो अगर ये बोला जाए x इज एन इररैशनल नंबर, तो क्या ये नेगेशन हो जाएगा ओरिजिनल स्टेटमेंट का? क्यों? उसका नेगेशन x इज अ रैशनल नंबर, ये ओरिजिनल स्टेटमेंट है, तो नेगेशन p। पहले मैं ये बोलता हूं कि देयर एग्जिस्ट सम x विच इज नॉट रैशनल, तो क्या ये नेगेशन है ओरिजिनल स्टेटमेंट का? x इज अ रैशनल नंबर, अब मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट बोला देयर एग्जिस्ट सम x विच इज नॉट रैशनल, तो ये इसका नेगेशन है। x इज इररैशनल बोला, क्या ये नेगेशन होगा? क्यों नहीं होगा? पहले स्टेटमेंट को तो नेगेट करना है। देयर एग्जिस्ट सम x विच इज इररैशनल, पहले इस वाले स्टेटमेंट में ऑल कहीं था ही नहीं जो तुम देयर एग्जिस्ट लगाने की कोशिश कर रहे हो। फॉर ऑल x कभी बोला ही नहीं मैंने। x इज अ रैशनल नंबर, क्या उसके लिए बोला जा सकता है x इज इररैशनल नेगेशन में? नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि इररैशनल नंबर ही हमारा यूनिवर्सल सेट है या नहीं। मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर है सेट में, तो x रैशनल है, तो हम ये नहीं बता सकते उसका नेगेशन x इररैशनल है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है x। तो समझ गए? तो इसीलिए नेगेशन में ये ध्यान रखना है, छोटे छोटे पॉइंट सही है। ऑल को सम से, देयर एग्जिस्ट को एवरीवन से। क्लियर है? इतना थ्योरी में इतना ही है इसकी। अच्छा, कॉन्ट्राडिक्शन तो रही है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखा है तो कॉन्ट्राडिक्शन। हाँ, कॉन्ट्राडिक्शन ही है, फॉलेसी को ही बोल रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शन। टोटोलॉजी को, क्या टोटोलॉजी के लिए दूसरा नाम नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन फॉलेसी है। फॉलेसी को ही कॉन्ट्राडिक्शन भी बोल सकते हो, इसी का दूसरा नाम है कॉन्ट्राडिक्शन। फॉलेसी को ही कॉन्ट्राडिक्शन बोला जा सकता है। ठीक है?